अगली खबर है यूपी के बलिया से, जहां पासी पासवान दलित सम्मेलन में पहुंचे बिहार के सांसद चिराग पासवान। खबर है उत्तर प्रदेश के बलिया से, जहां आयोजित पासी पासवान दलित सम्मेलन में हिस्सा लेने आए बिहार से सांसद व लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो अपनी बदौलत मुख्यमंत्री नहीं बन सकता वह प्रधानमंत्री क्या बनेंगे। आज भी वह राजद के भरोसे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। चिराग पासवान ने बिधूड़ी के सदन में दिए गए शर्मनाक बयान पर कहा कि जिस तरह से उन्होंने सदन में शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसका समर्थन कोई भी नहीं करता। पार्टी को संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। यह पार्टी का इंटरनल मामला है। उन शब्दों का हम कभी समर्थन नहीं करते, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। जेडीयू सांसद मनोज झा द्वारा ठाकुरों को लेकर दिए गए बयान पर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चिराग पासवान ने कहा कि यह पूरी तरह से गलत है। इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना समाज में असंतोष उत्पन्न हो रहे हैं। जरूरत है कि सबको एक साथ लेकर चलने की। इस तरीके के बयान समाज में असंतोष उत्पन्न करते हैं, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और उस पर जिस तरीके से उनकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खामोश है, तो वही कहीं न कहीं मौन समर्थन तो मिल ही रहा है उसके इस बयान को, जो पूरी तरह से गलत है। समाज को बांटने वाला यह बयान, इसकी घोर निंदा हम लोग करते हैं। देखिए बलिया से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज अंगद कुमार की रिपोर्ट। ये हम लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले में ये रोहिणी कमीशन देखिए हम लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले में, जैसे मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जाया करते थे, और न सिर्फ समाज को एकजुट करने की बात, बल्कि समाज का हर एक वो वर्ग जो आज़ादी के 75 साल के बाद भी संभवतः मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों, जिसमें पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोग हों, जिसमें ऊंची जाति के भी गरीब वर्ग के लोग, ऐसे लोग जो अभी भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उनके बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना, उसका समाधान करने के प्रयास की सोच के साथ मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने सामाजिक न्याय के इस संघर्ष को शुरू किया। 5 दशक से ज़्यादा उनका राजनीतिक जीवन रहा। मेरे लिए गर्व की बात है कि इन 5 दशकों में कोई 1 रुपया तो क्या 1 पैसे तक का आरोप मेरे नेता पे नहीं लगा सकता। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उनको कार्य करने का सौभाग्य मिला, और जिस जिस मंत्रालय में वो गए, उन्होंने जन कल्याण से जुड़ी हुई हर योजना को धरातल पर उतारने का काम किया जो उनके अधिकार क्षेत्र में था। ऐसे में आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, मेरा उत्तरदायित्व तो बनता है कि जिन कार्यों को उन्होंने शुरू किया उसको अंजाम तक लेकर जाऊँ, और इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक मजबूत जनाधार है। डाउन साउथ में भी कई ऐसे राज्य हैं। कुछ समय पूर्व हम लोग कर्नाटका और चेन्नई भी हम लोग गए हुए थे। तो ऐसे राज्य नॉर्थ ईस्ट में इस बार के चुनाव में नागालैंड में 2 हम लोग के विधायक जो जीत कर आए। तो कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हमारे नेता जनाधार है।
तो ऐसे में उनके बीच जाकर उनकी समस्या को सुनना और उसका समाधान निकालने का प्रयास करना, इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। बेशक अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर हाँ सर, राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें राजनीति की, तो जिस तरीके से आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने ठाकुर का कुआं जो कविता पढ़ी महिला आरक्षण के दौरान, इसके बाद पूरे देश सहित बिहार में भूचाल मचा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? भाई ये राजनीतिक दल की सोच ही बांटने की है। ये लोग समाज में बंटवारा कर कर ही अपने राजनीतिक हितों को साधने का ये लोग काम करते हैं। आज तो इन्होंने खुले मन से इन्होंने जिस तरीके से एक जाति विशेष, एक संप्रदाय से आने वाले लोगों को जिस तरीके से इन्होंने एक अशोभनीय टिप्पणी करने का काम किया, और ये पहली बार नहीं है। वो जिस दल से आते हैं उस दल की सोच ही यही रही है। उन्होंने कभी सनातन के नाम पर, कभी रामचरितमानस के नाम पर ऐसे विवादास्पद बयान देने का काम किया जिससे समाज में एक असंतोष की भावना उत्पन्न हो, जिसमें लोगों की भावनाएं आहत हो, क्योंकि इनकी राजनीति को ये सूट करता है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ये अपनाते हैं, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी महिला पुरुष के नाम पर। इस तरीके का भेदभाव करने के लिए ऐसे राजनीतिक दल जाने गए हैं, जिसका एक उदाहरण उस दिन हम लोग को संसद में देखने। लेकिन आरएलडी के अंदर जो है वो विरोध शुरू हो सकती है, वो भी करवाई जाएगी। और आज उस परिवार को न सिर्फ मुआवजा मिला, बल्कि उस परिवार को आज मासिक पेंशन भी शुरू की गई है। और जिस तरीके से धरपकड़ उन अपराधियों की हो रही है, ये विश्वास को बढ़ाता है कि मौजूदा उत्तर प्रदेश में जो हम लोग की सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, जिसका नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, ये सरकार कम से कम हमारे अधिकारों के संरक्षण का काम करेगी, हम लोगों के हक अधिकारों को दिलवाने का काम करेगी। आज साथियों, जब आप लोगों के बीच आया हूं, सिर्फ आप लोगों को ये विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं कि जो लड़ाई मेरे नेता ने शुरू की थी और उनका जो सपना अभी भी अधूरा है, उनका सपना था कि समाज का हर एक वंचित वर्ग मुख्य धारा के साथ जुड़े। जब तक पंक्ति पे अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति मुख्य धारा से नहीं जुड़ेगा, तब तक हम लोग एक विकसित राज्य, एक विकसित देश की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। और इसी सोच को, उनके इसी सपने को पूरा करने के उत्तरदायित्व के साथ मैं निकला। मेरी रगों में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का खून, उन्हीं के संस्कार है मुझमें, और उन्हीं के अधूरे सपने को पूरा करने की सोच के साथ निकला। मेरे नेता ने इस लड़ाई को उस दौर में शुरू किया था, जिस दौर में शायद समाज के वंचित वर्ग के लोगों को कोई पूछता भी नहीं था। पराकाष्ठा इस भेदभाव की इस कदर, इस हद तक, जिनका नाम लेते आज अलग अलग राजनीतिक दल थकते नहीं है, जिनके उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी, उनको भारत रत्न दिलवाने का काम भी हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा किया। साथियों, समय समय पर हमारे नेता ने हर वो संभव प्रयास किया जिससे गरीब वंचित वर्ग से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। आज मेरे तमाम युवा साथी जो मोबाइल फोन से कैमरा, ये मोबाइल फोन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की, किसी का फोन आता था मोबाइल पर तो उस पर भी 16 रुपया 17 रुपया उसमें पैसा देना पड़ता था। उस वक्त हमारे नेता ने बोला था कि मैं एक ऐसे दिन का सपना देखता हूँ जब हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में ये मोबाइल फोन होगा, बैंगन के भाव में मोबाइल फोन। और आज देखिए, उन्होंने अपने सपने को साकार करके दिखाया। मुझे याद है कोरोना के समय जब पूरा देश एक विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा था, मेरे नेता का स्वास्थ्य उस वक्त ठीक नहीं था। अगर वो उस वक्त अपने स्वास्थ्य की चिंता करते तो संभवतः आज वो हम लोग के बीच जीवित होते।
पर उस वक्त उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की। उस वक्त उनको इस बात की चिंता थी कि कोरोना में यूपी बिहार से जो सैकड़ों हजारों की संख्या में जो लोग अपने गांव, अपने प्रदेश, मुंबई से, बेंगलुरु से, तमाम बातों आप लोग के समक्ष रखने का बस एक उद्देश्य है। जहां समाज में कई तरीके के भेदभाव बांटने का काम किया जाता है, ऐसे में जरूरी है समाज का एकजुट होना। ऐसे में जरूरी है जात से उठकर जमा है वो है, हकीकत है हम सब एक हैं और हम सब भाई हैं। जब तक हम एक हैं, दलित समाज से आने वाले अलग अलग अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग, आज हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। सबको एक रहकर अपने हक अधिकारों के जीने की थी उस समाज को साथ मिलकर बनाने की जरूरत है। और आपकी इस लड़ाई में अंत में ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं, आपकी इस लड़ाई में चिराग पासवान आप लोगों से 2 कदम आगे ही रहेगा। मेरे आप सबने आज जो अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दिया और खास तौर पे अपने तमाम नौजवान युवा साथियों का धन्यवाद करूंगा। आप लोगों ने अपना साथ दिया, तमाम अपने बुजुर्गों का हाथ जोड़कर आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद के बिना अब मैं कुछ नहीं हूँ। मेरे परिवार के कई लोगों ने मुझे ऐसे में जब मेरे पिता भी नहीं है, मेरे परिवार के लोग भी मेरे साथ नहीं है, तो आप लोगों के अलावा अब मेरा और कोई नहीं है। रोहिणी कमीशन का जिन्होंने गठन करने का काम किया, ऐसे में मेरा पूरा विश्वास है कि इस मांग को भी आने वाले समय में जल्द हमारे प्रधानमंत्री पूरा करेंगे। बट मुझे खुशी इस बात की है कि एक लंबे समय से लंबित पड़ा मामला जिसमें निरंतरता में सिर्फ राजनीति हुई, उसको पूर्ण विराम देकर आधी आबादी को सम्मान देने का काम सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही किया। अच्छा सर एक सवाल सर आपसे, आप यूपी में आए हुए हैं। अखिलेश यादव की अगर हम बात करें, सपा के मुखिया हैं, उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले कहा था इंडिया गठबंधन तालमेल तो नहीं कहा जाएगा और ये विरोधाभासों की शुरुआत है। आने वाले दिनों में कई ऐसे बयान आपको सुनाई देंगे, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में अलग अलग घटक दलों के बीच में जो विपक्षी एकता का दम भरते नहीं थकते। और अगर विपक्षी एकता इन्होंने कर भी ली तो क्या होगा भाई, विपक्षी एकता तो करके ये लोग देख चुके ना। सब लोग एक मंच पर आ गए थे एक बार, जब यूपी के दोनों लड़कों की बात हो, बसपा की बात हो, सपा कांग्रेस सब एक साथ आकर देखिए क्या हुआ। कोई टिक पाया हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने, कोई टिक पाया हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने। तो ये विपक्षी एकता अगर प्रयासरत अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए कर भी लेंगे तो उसका लाभ कम से कम इनको नहीं मिलेगा।